अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग दरख्शा किताब से चैप्टर नंबर 25 को पढ़ लेंगे। ठीक है नाजरीन, आज का सबक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और दिलचस्प है। ठीक है नाजरीन, आज का जो सबक है वो थोड़ा सा फिल्मी टाइप का है। ठीक है, यानी थोड़ा सा सीरियल टाइप का, जिस तरह सीरियल में नहीं दिखाया जाता है, जिस तरह फिल्म में नहीं दिखाया जाता है, आज का सबक भी थोड़ा सा उसी तरह है। तो नाजरीन आज का सबक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा सुन के। आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है नाज़रीन, तो आइए उससे पहले हम लोग मुसन्निफ़ साहब की तरफ बढ़ते हैं, मुसन्निफ़ साहब को जान लेते हैं, उसकी पैदाइश के बारे में। ठीक है नाज़रीन, तो आइए हम लोग मुसन्निफ़ साहब के बारे में बढ़ते हैं। देखिए क्या है सबक नंबर 25 गुलज़ार नसीम। और आज का जो सबक एक मसनवी है। क्या है? मसनवी है। ठीक है नाज़रीन, कल जो हम लोग सबक पढ़े थे वो भी एक मसनवी था, और कल का जो सबक था वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार दिलचस्प था। वो भी सबक एक फिल्मी टाइप का था। जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं फ़ौरन जाइए उस वीडियो को देखिए और देख करके फ़ायदा हासिल कीजिए। ठीक है नाज़रीन, तो आज का सबक क्या है? एक मसनवी है। देख लीजिए चैप्टर नंबर 25 गुलज़ार नसीम, और आज का सबक एक मसनवी है। इसके मुसन्निफ़ देख लेते हैं। इसके मुसन्निफ़ हैं, यहाँ पे देखें, मुसन्निफ़ दयाशंकर नसीम। कौन है? दयाशंकर नसीम। उनका असल नाम दयाशंकर कोल था। ठीक है ना, किनका असल नाम? ये जो मुसन्निफ़ साहब थे इनका असल नाम क्या था? दयाशंकर कोल था। ठीक है नाज़रीन, इनका असल नाम दयाशंकर कोल था। अब वालिद का नाम देख लीजिए, वालिद गंगा प्रसाद कोल। ठीक है ना, वालिद कौन थे? गंगा प्रसाद कोल, जो एक कश्मीरी पंडित थे। ठीक है ना, जो कि एक कश्मीरी पंडित थे, जिसके मुसन्निफ़ साहब के वालिद एक कश्मीरी पंडित थे। आगे देख लेते हैं पैदाइश देख लीजिए। 1811 को लखनऊ में हुई थी। ठीक है ना, 1811 को लखनऊ में हुई थी। कौन? ये कब मुसन्निफ़ साहब कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में। कब पैदा हुए थे? 1811 को पैदा हुए थे। आगे देखते हैं, इब्तदाई तालीम उर्दू और फ़ारसी में हुई थी। ठीक है ना, इब्तदाई तालीम उर्दू और फ़ारसी में हुई थी। आगे देखते हैं, इब्तदा में शेर व शायरी से लगाव था। ठीक है ना, इब्तदा में शेर व शायरी से लगाव था। आतिश लखनवी के शागिर्द है। किसके? ये जो आतिश साहब थे इसके शागिर्द है। किस चीज़ में? शेर व शायरी जो किया करते थे उसमें जो है ना, ये आतिश साहब के शागिर्द हुए थे। यानी आतिश साहब की तरह वो लिखना चाहते थे, बनना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नसीम की शोहरत की वजह गुलज़ार नसीम है। ठीक है ना, ये जो गुलज़ार नसीम एक किताब है। जब ये किताब मुसन्निफ़ साहब लिखे थे ना, तो ये किताब बहुत ही ज़्यादा मशहूर व मारूफ हो गई थी। इसी किताब की वजह से गुलज़ार नसीम क्या बोलते हैं, लोगों के दिलों में छा गए थे, बहुत ही ज़्यादा मशहूर मारूफ हो गए थे। आगे देख लेते हैं, उनका इंतकाल कब हुआ था? 1845 को हुआ था। ठीक है ना, 1845 को उनका इंतकाल हो गया था। तो ये कुछ जानकारी थी मुसन्निफ़ साहब के बारे में जो बेहद ज़रूरी और क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा अहम था। तो इसको याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो आप एक मरतबा इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इसको अच्छे से कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है नाज़रीन, तो एक मरतबा आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो नाज़रीन आइए हम लोग सबक की तरफ बढ़ते हैं और सबक की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज का सबक एक मसनवी। क्या है? मसनवी। हमने कल के वीडियो में बताया था कि मसनवी किसे कहते हैं, लेकिन एक मरतबा फिर से आपको बता देते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मसनवी नज़्म का वह पैकर है जिसमें हर शेर के 2 मिसरे होते हैं और हर मिसरे एक दूसरे के हम काफिया होते हैं, और हर शेर के बाद काफिया बदलता रहता है, और 2 हम मिसरों की रियायत से इसका नाम मसनवी तय पाया है। क्योंकि मसनवी का माना है 2-2 किया गया। ये अरबी, और ये जो मसनवी है ये अरबी का लफ्ज़ है, यानी अरबी से आया है, और इसको उर्दू में ज़्यादा फ़रोग़ यानी तरक्की हासिल नहीं हुआ। ठीक है नाज़रीन, तो ये मसनवी की तारीफ़ थी। तो आइए आज के सबक की शुरुआत एक शेर यानी एक गज़ल से करते हैं जो बहुत ही प्यारी गज़ल है। सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या बोलते हैं? गज़ल है क्या? ए मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। ए मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पर भी हक हमारा नहीं। जब भी गुलिस्तां को खू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। न जाने किसकी लगन किसकी धुन में मगन, जा रहे थे मुड़ के देखा नहीं। हमने आवाज़ पर आवाज़ दी पर वो कहते हैं हमें पुकारा नहीं। ठीक है नाज़रीन, तो ये बहुत ही प्यारी गज़ल थी, हमने सोचा आपको सुना देते हैं ताकि आपको
पसंद आएगा। अगर आपको ये गज़ल पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, ठीक है नाज़रीन। तो आइए हम लोग सबक की शुरुआत करते हैं। आज का सबक हमने शुरू में बताया था थोड़ा सा फिल्मी टाइप का है, थोड़ा सा सीरियल टाइप का है। तो होता यूँ है ये बकावली जो थी ना, ये बकावली थी ना, एक परी ज़ात थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन व जमील थी, ठीक है ना। और इसको ना ये ताजुल मुलूक नाम के शहज़ादे से, शहज़ादे कहते बादशाह के बेटे को, यानी इस लड़के से ये बकावली को मोहब्बत हो जाती। क्या हो जाती है? मोहब्बत यानी प्यार हो जाता है ये बकावली, ठीक है ना। जो ये बकावली भी एक परी ज़ात थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसको इससे ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। आपने क्या बोलते हैं, परी का नाम सुना होगा, परी को देखा भी होगा, लेकिन ये परी जो है ना ये रियल टाइप में नहीं होता, सिर्फ रियल टाइप में होता है। आपने एक सीरियल देखा होगा जो क्या बोलते हैं बालवीर नाम से आता था, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर मारूफ हुआ था। यानी जब बालवीर सीरियल चलता था तो बच्चे बहुत ज़्यादा उसको देखते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अब भी शायद आ रहा है लेकिन उस तरह पुराने तरह नहीं आ रहा, शायद उसका सीज़न 2, 3 ऐसे करके आ रहा है। तो जब बालवीर शुरू में आता था तो उस टाइम सारे बच्चे देखा करते थे, कभी कभी मैं भी देख लिया करता था। तो उसमें क्या होता था, परी होती थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती थी, उसके पास जादुई छड़ी होती थी, उसके लिबास बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते थे। तो परी का कहने का मतलब ये होता है कि परी जो है ना उसके पास शक्ति होती थी, ताकत होती थी, और जब चाहे अपना रूप बदल लेती थी, जब चाहे हवा में उड़ने लगती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास पंख भी होता था। तो इसी तरह यहाँ पर भी है, ये जो बकावली थी ना एक परी थी। क्या थी? एक परी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील थी, और इसके पास भी है ना क्या बोलते हैं ताकत थी, शक्ति बदलने की, ठीक है ना, मतलब रूप बदलने की ताकत थी, इसके पास शक्ति थी कि वो अपने आप का रूप बदल सकता था, अपनी शक्ल को बदल सकती थी, ठीक है ना। तो इसको ना एक मरतबा ये ताजुल मुल्क नाम के लड़के से, शहजादे से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। तो जब इससे प्यार हो जाता है तो अचानक ये लड़का जो ताजुल मुल्क, अचानक ये लड़का गायब हो जाता है। यानी जिस गांव में ये लोग रहते थे उस गांव से लड़का अचानक गायब हो जाता है, कहीं चले जाता है। तो ये बकावली को बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाती है, वो हैरत में पड़ जाती है। आखिरकार ये क्या बोलते हैं ताजुल मुल्क गया तो गया कहाँ, उसको ढूंढने लगती है, उसको क्या बोलते हैं तलाश करने लगती है। कभी क्या बोलते हैं जंगल में, कभी बयाबान में, कभी इधर उधर, बहुत ज़्यादा ढूंढती है, बहुत ज़्यादा तलाश करती है, मगर उसको ताजुल मुल्क नहीं मिलता है। फिर कहीं से उसे पता चलता है कि ये ताजुल मुल्क एक बादशाह के दरबार में मिलेगा, एक बादशाह के सल्तनत में मिलेगा जिसका नाम ज़ैनुल मुल्क होता है। यहाँ पे देख लीजिए बादशाह ज़ैनुल मुल्क। इसको पता चलता है कि बकावली को पता चलता है ये ताजुल मुल्क जो है ना इस बादशाह के दरबार में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस बादशाह के दरबार में पहुंच करके वहाँ पे वो क्या बोलता है नौकरी करता है, या फिर वो क्या बोलता है वहाँ पे मुलाजिम के हैसियत से रहता है, ठीक है नाज़रीन। तो उससे जब बकावली को पता चलता है तो बकावली क्या करती है, अपना रूप बदल लेती। क्या करती है? अपना रूप बदल लेती है, अपना भेष बदल लेती है, सिर्फ क्या बोलते हैं बिल्कुल लड़के के जैसा बन जाती है, और अपना नाम फारूक रख लेती। क्या? अपना नाम फारूक रख लेती है, और अपने वालिद का नाम फिरोज़ रख लेती है। क्या? फिरोज़ रख लेती है। तो बिल्कुल रूप बदल करके, शक्ल सूरत बदल करके बादशाह के दरबार में पहुंच जाता है और वहाँ पे घूमने लगता है। तो जब बादशाह की सवारी, बादशाह की गाड़ी दरबार में सल्तनत में हाजिर होती है, जैसे बादशाह आते हैं सवारी से, उसकी नज़र ये बकावली पर पहुँचती है। तो जैसे ही नज़र पड़ती है तो वो पहचान जाती है कोई नया इंसान है, नया आदमी है। पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा घर क्या है? तो बकावली कहती है नाम तो क्या बोलते हैं, ना तो मैं फूल हूँ, ना तो मैं कोई शहजादा हूँ, मैं एक गरीब हूँ, और गरीब का कोई घर नहीं होता है। अगर मैं फूल होता तो मैं किसी बयाबान में होता, किसी बाग में होता। अगर मैं अमीर होता तो किसी महल में होता। मैं गरीब हूँ और गरीब का कोई घर नहीं होता है और इधर उधर भटकते फिरता है, मुझ गरीब से आपको क्या लेना देना। तो इसी तरह से बातें करती है। तो इतने अच्छे से, इतने क्या बोलते हैं अदब व तहजीब से बातें करती है कि बादशाह खुश हो जाता है उसकी बातों से, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है, और पूछता है बादशाह को तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कि मेरा नाम फारूक है और मेरे वालिद का नाम फिरोज़ है। यानी फिरोज़ का लड़का अपने आप को बताती है वो परी, ठीक है ना। तो बादशाह उसकी बातों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको अपने दरबार में रख लेता है, अपनी सल्तनत में वज़ीर की हैसियत से, वज़ीर की क्या बोलते हैं पोस्ट पे उसको रख लेता है। तो वो जो बकावली थी, परी जो थी, तो बादशाह के दरबार में रहने लगती है और बादशाह की खिदमत करने लगती है। तो होता यूँ है
کہ دن بھر وہ اپنے آپ اپنا روپ بدل کر کے کیا بولتے لڑکا بن کر کے بادشاہ کی خدمت کرتی تھی، بادشاہ کا سارا کام کاج کرتی تھی وزیر بن کر کے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تھی وہ اپنا پھر کیا بولتے ہیں روپ بدل لیتی تھی، یعنی پھر لڑکی کے بھیس میں آ جاتی تھی اور اپنے شہزادے کو یعنی اپنے محبوب کو ڈھونڈنے لگتی، جس سے اس کو پیار ہوا تھا یہ تاج الملک نام سے لڑکی سے جو پیار ہوا تھا، رات میں اس کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ دن بھر وہ بادشاہ کا کام کرتی ہے، رات میں اپنا کام کرتی ہے، تو اس طرح سے شاید اس کو تاج الملوک جو یہ لڑکا تھا شاید اس کو اس کا شہزادہ یعنی اس کو اپنی محبت اپنا پیار مل جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ لوگ اپنی زندگی جینے لگتے ہیں، یہ کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج کا جو سبق تھا ایک مثنوی تھا، اور مثنوی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، ایک چھوٹا سا حصہ تھا، اور ہم نے جو کل کا سبق پڑھا تھا وہ بھی مثنوی کا ایک ٹکڑا تھا، ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ اگر پوری مثنوی کو پڑھنا ہے، پوری مثنوی کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ گلزار نسیم جو کتاب ہے اس کتاب کو آپ لوگ خرید کر کے وہاں سے آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو یہ سبق یہیں پہ مکمل ہو جاتا ہے، یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ اب سوالات کو حل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں سے، دیکھیے آپ کا سبق شروع ہو جاتا ہے، سوال شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال کہہ رہے ہیں کہ سوال نمبر 1، نسیم کا پورا نام کیا تھا؟ دیکھ لیجئے، نسیم کا پورا نام دیا شنکر نسیم تھا، دیا شنکر نسیم تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دوسرا سوال کہہ رہے ہیں نسیم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو یہاں پہ دیکھ لیجئے، نسیم 1811 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پہ؟ 1811 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد تیسرا سوال کریں کہ نسیم کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ تو دیکھ لیجئے، نسیم کی مثنوی کا نام گلزار نسیم ہے۔ کیا ہے؟ گلزار نسیم۔ اس کے بعد چوتھا سوال کہہ رہے ہیں کہ شاعری میں نسیم کس کے شاگرد تھے؟ تو دیکھ لیجئے، شاعری میں نسیم آتش کے شاگرد تھے، آتش لکھنوی کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پانچواں سوال کریں نسیم کا انتقال کب ہوا تھا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھ لیجئے، نسیم کا انتقال 1845 کو ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 1845 کو ہوا تھا۔ اس کے بعد مختصر ترین سوالات کہہ رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 کریں کہ زیر نصاب مثنوی میں واقعہ کو نظم کیا گیا ہے، تو لکھ لیجئے گا زیر نصاب مثنوی میں، یہاں سے دیکھ لیجئے، آپ یہاں سے پورا لکھ سکتے ہیں، آپ کا سبق یہیں سے شروع ہوا تھا آج کا سبق، ٹھیک ہے، پورا لکھ لیجئے گا۔ زیر نصاب مثنوی میں دارالخلافت زین الملوک میں بقا ولی کا پہنچنا اور وزیر ہو کر تاج الملوک کی تلاش میں رہنا، اسی کیا بولتے ہیں اسی صنف کو یعنی اسی واقعہ کو اسی مثنوی کو نظم کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ کیسے لکھیے گا کہ اس دارالخلافت میں زین الملوک کا پہنچنا، زین الملوک میں بقا ولی کا پہنچنا اور وزیر ہو کر تاج الملوک کو تلاش کرنا، اسی مثنوی کو اس صنف میں یعنی اس کتاب میں یا پھر کیا بولتے ہیں اس نصاب میں کیا بولتے ہیں لکھا گیا ہے، شامل کیا گیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ بتا دیجیے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کریں نسیم کا پورا نام کیا تھا؟ تو دیکھ لیجئے، اس کا پورا نام یہ بھی بتا سکتے ہیں، دیا شنکر کول تھا۔ کیا تھا؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ دیا شنکر کول تھا۔ نسیم کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو یہاں پہ دیکھ لیجئے 1811 کو ہوئی تھی۔ کب؟ اس کی پیدائش 1811 کو لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 3 کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سوال نمبر 4 کہہ رہے ہیں کہ نسیم کی مشہور مثنوی کا نام بتائیے، تو گلزار نسیم، مشہور مثنوی کا نام کیا ہے؟ گلزار نسیم۔ سوال نمبر 5 کریں نسیم کے والد کا نام بتائیے، والد کا نام دیکھ لیجئے، والد گنگا پرساد کول، کون ہے؟ گنگا پرساد کول، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مختصر سوالات شروع ہو جاتا ہے، صنف مثنوی پر 5 جملے لکھیے، تو لکھ لیجئے کہ مثنوی عربی کے لفظ ہے، مثنوی نظم کا وہ پیکر ہے جس میں ہر شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں اور ہر مصرے ایک دوسرے کا ہم قافیہ ہوتے ہیں، ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا رہتا ہے، 2 ہم مصروں کی رعایت سے اس کا نام مثنوی طے پایا ہے، کیونکہ مثنوی کا معنی ہے 2 کیا گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کہہ رہے کہ بقا ولی اپنے محبوب کی تلاش کے لیے کیا کرتی ہے؟ تو لکھ لیجیے گا بقا ولی اپنے محبوب کی تلاش کے لیے جنگلوں میں بیابانوں میں ادھر ادھر بھٹکتی پھرتی ہے اور اپنے محبوب کو ڈھونڈتی ہے اور تلاش کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 کہہ رہے ہیں کہ زین الملوک کی مملکت میں پہنچ کر بقا ولی کو کیا محسوس ہوا؟ جب بقا ولی زین الملوک کی جو بادشاہ سے اس کے دربار میں پہنچے تو اس کو کیسا محسوس ہوا؟ تو لکھ لیجیے گا جب بقا ولی بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو اس کو بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہوا، کیونکہ وہاں چاروں طرف پھول اور شگوفے لگے ہوئے تھے، سارے کے سارے لوگ خوشیاں منا رہے تھے، سارے لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے، اور کیا بولتے ہیں جب بقا ولی اس چیز کو دیکھتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ جس کو وہ تلاش کر رہی ہے وہ شخص اس کو یہیں پہ ملے گا، تو اس طرح سے آپ بتا دیجیے گا۔ اس کے بعد کہنے کہ سوال نمبر 4 کا نسیم کی مختصر سوانح بیان کیجیے، نسیم کی جو
क्या बोलते हैं गुलजार नसीमी जो मुसन्निफ साहब थे ना, इसके बारे में कुछ लिखना है तो लिख लीजिएगा। उसका असली नाम क्या था, वो कब पैदा हुए, उनके वालिद का नाम क्या था, यहीं से आप 5 जुमले बना करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 5 करेंगे, बका वली के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। जो बका वली थी इसके किरदार पर 5 जुमले लिखिए। कैसे लिखिएगा कि बका वली एक परी ज़ात थी जो इंतहाई खूबसूरत थी, उसको एक शहजादे से यानी ताजुल मुल्क नाम के शहजादे से मोहब्बत हो जाती है। अचानक वो शहजादा गायब हो जाता है, फिर बका वली उसको ढूंढती है जंगलों में, बयाबान में, इधर उधर, फिर बादशाह के दरबार में पहुंच जाती है, फिर अपना रूप बदल करके उसको तलाश करने लगती है, फिर उसका महबूब उसको मिल जाता है। तो इस तरह से आप क्या बोलते हैं बका वली के किरदार पर 5 जुमले लिख लीजिएगा, ठीक है नाज़रीन। तो ये सबक आपका यहीं भी मुकम्मल हो जाता है। तो नाज़रीन फिर से एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख करके फ़ायदा हासिल कर सके। फिर किसी नए वीडियो में हम लोगों की मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।